तो भाई आपने ऐसी और ऐसी कई सारी न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखी होंगी, जिसमें कार ओनर्स अपने गाड़ियों को गधे से खिंचवाते हैं, उसको डस्टबिन बना देते हैं और कुछ तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उसके गाड़ी के पीछे बैनर लगवाकर उसकी बेइज्जती करते हैं। और कुछ इंसिडेंट्स जो न्यूज़ में नहीं कवर हो पाते हैं या वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो मैंने ही कई सारे आपको अपने चैनल पर दिखाए हैं। अब इनमें गाड़ियाँ अलग अलग हैं, कंपनियाँ अलग अलग हैं, लेकिन इन सब की प्रॉब्लम जो है वो एक है, और वो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और कस्टमर्स के ऐसे हरकतों का जो रीज़न है वो है टाइमली रेजोल्यूशन ना मिल पाना। ये केस अभी हाल ही में हाईलाइट हुआ है और उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। इसके अलावा साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जैसी प्रॉब्लम्स को क्यों ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, उस बारे में भी बात करेंगे। रिसेंटली भाई मैंने देखा महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के ओनर ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया हुआ था और इस पोस्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं, लिखा हुआ है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड ऑन द डे ऑफ डिलीवरी ऑफ माई ड्रीम कार, बट नाउ आई फील काश ये नाली होती, फेसिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द लास्ट 11 months and now Mahindra employees don't even accept that vehicle have so many problems. I have many video proof. इसके अलावा गाड़ी पे इन्होंने बाकायदा पोस्टर लगवाया हुआ है और आप देख सकते हैं इसके बैक साइड के विंडशील्ड पे लगा हुआ है ये पोस्टर। इस पोस्टर में क्या लिखा है, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 26 लाख का कचरे का डब्बा, वर्स्ट कार ऑफ द ईयर। महिंद्रा वाले कर रहे हैं ग्राहकों के साथ बड़ा धोखा। एक बार गाड़ी बेचने के बाद सर्विस देने से कर देते हैं मना। पिछले 11 महीने से गाड़ी खराब है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया महिंद्रा की गाड़ी ना खरीदें। आपका शुभ चिंतक। तो ये चीज़ कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी आपने देखा होगा कई सारे गाड़ियों में ऐसे पोस्टर्स लगे हुए थे। महिंद्रा की गाड़ियों में, टाटा की गाड़ियों में, किया की गाड़ियों में, कई सारी कंपनियाँ थीं और सबका एक ही प्रॉब्लम था कि कंपनी से कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा था। अब इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, पिछले 11 महीनों से, पिछले साल जब स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई थी उसके बाद भाई ने स्कॉर्पियो एन खरीदी थी सितंबर में, तब से इनको सेंट्रल लॉकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रियर डोर में प्रॉब्लम आ रही है और 4x4 मोड में प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। 11 महीनों से ये प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये तो चलिए ये एक केस हो गया सभी के तरह, लेकिन अब हम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाले इशू पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कस्टमर्स के फीलिंग्स के बारे में कि जब भी उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो उन पर क्या बीतती है, क्योंकि कई सारे जो कस्टमर्स हैं या ओनर्स हैं उन्होंने अपनी प्रॉब्लम जो अंदर की बात है वो मुझे फ़ोन करके बाकायदा बताई है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक मिडिल क्लास कस्टमर को लेते हैं जिसका गाड़ी खरीदने का बजट 8 से 12 लाख तक है। उन्होंने पिछले 5-7 सालों से कुछ पैसे बचाकर और बैंक से लोन लेकर अपनी एक ड्रीम कार खरीदी। 8 से 12 हज़ार गाड़ी की EMI है और ये गाड़ी खरीदते हैं, डिलीवरी लेते हैं, घर लाते हैं और 200-400 किलोमीटर चलाते होंगे। उसके बाद इनको गाड़ी में एक छोटी सी प्रॉब्लम दिखती है, जिसके बाद ये सर्विस सेंटर को कॉल करते हैं और सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि आप फर्स्ट सर्विस पर गाड़ी लाइए, हम उसको बिल्कुल सही कर देंगे। कस्टमर मान जाते हैं और फर्स्ट सर्विस का वेट करने लगते हैं, क्योंकि 1000 किलोमीटर कोई ज़्यादा होता नहीं है भाई, किसी तरह लोग कवर कर लेते हैं। किलोमीटर पूरा हुआ, ओनर गाड़ी सर्विस सेंटर लेकर गए, सर्विस हुई बाकायदा गाड़ी की, गाड़ी दूसरे दिन या फिर शाम को घर आई। फिर कुछ 100 किलोमीटर चलने के बाद या 2-3 दिन बीतने के बाद फिर से गाड़ी में वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इससे कस्टमर ने सर्विस सेंटर को कॉल किया, सर्विस सेंटर वाले आए, गाड़ी लेके सर्विस सेंटर पर गए और उन्होंने 1-2 दिन रख के जो भी बनाया गाड़ी को फिर वापस घर पे छोड़ा। गाड़ी फिर चली 2-4 दिन और इस बार उस प्रॉब्लम के साथ साथ गाड़ी बिल्कुल ही बंद हो गई। गाड़ी को सर्विस सेंटर वापस भेजा। अब सेंटर पे रखने के बाद उन लोगों के पास 1000 बहाने आ जाते हैं कि भाई आपकी गलती है या कोई पार्ट नहीं मिल रहा है या ऐसे कई सारी चीज़ें जो बता सकते हैं। चलिए ये तो प्रॉब्लम चल ही रही है, सर्विस सेंटर वाले कुछ ना कुछ बताएंगे ही। इसके अलावा घर वाले अब सुनाने लगते हैं, मोहल्ले वाले सुनाने लगते हैं, दोस्त लोग होते हैं वो सब सुनाने लगते हैं कि भाई तुम्हारी नई गाड़ी है, क्या ख़राब हो गया, कौन सी गाड़ी खरीदे हो। दुनिया भर की चीज़ें होती हैं भाई, आप इंडिया में रहते हैं, पता ही होगा यहाँ पे कैसी चीज़ें हैं। लोग प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं, मज़ा लेने सबसे पहले आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेट करती हैं कस्टमर को या कहिए ओनर को। ऊपर से वो नौकरी करने वाला आदमी है, काम करेगा या सर्विस सेंटर के चक्कर बार बार काटेगा या ये सब टेंशन लेके बैठेगा। बाकी उसकी EMI साथ में जा ही रही है, 10-12 हज़ार रुपये महीने जो जा रही है और वो गाड़ी से चल भी नहीं पा रहा है। अब आप भाई एक मिडिल क्लास आदमी के पर्सपेक्टिव से ये सोचिए तो ये समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई है। एक गाड़ी खरीदने को लेकर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जबकि सब कुछ उसने किया है, सारा पैसे का अरेंजमेंट किया है, इतने दिन से इकट्ठा कर रहा था, लोन ले रहा था,
ईएमआई भी भर रहा था और सारी टेंशन जो फ्रस्ट्रेशन उसी को वापस आके मिल गई है। अब लगातार इस पर 2-4 बार सर्विस सेंटर वालों को कॉल कर दो तो उनकी अलग फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि भाई काम नहीं करने दे रहे हैं, ये वो दुनिया भर की चीज़ें सुनाने लगते हैं वो लोग भी। एट द एंड आपको कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, ना ही सर्विस सेंटर से और ना ही कंपनी से, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले भाई अपनी अलग ही कहानी कंपनी को बताते हैं और मोस्टली कंपनी वाले भी सर्विस सेंटर वालों की कहानी सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब भाई सोच रहे होंगे ये तो एक आधा केस होता है ना, लेकिन ये समझिए एक आधा भी क्यों होता है। आप अगर महीने में 10,000 गाड़ियाँ बेच रहे हैं, उसमें 2-3 गाड़ियों में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों प्रॉब्लम आ रही है। कस्टमर तो भाई 10,000 गाड़ी तो ख़रीदता नहीं है। कोई पर्टिकुलर कस्टमर की बात करें तो वो तो एक ही गाड़ी ख़रीदता है ना, सारा टेंशन तो उसी एक गाड़ी के साथ होता है। अगर महीने में 10,000, 50,000 या 1 लाख गाड़ी बेच सकते हैं तो 1-2 गाड़ी को एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं या उस कस्टमर के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं टाइमली। यहाँ पे भाई गेम क्या हो जाता है कि एट द एंड भले ही कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो उनको भी नहीं पता होती हैं। यहाँ पर पैसे खाने के चक्कर में डीलरशिप वाले और सर्विस सेंटर वाले मज़े ले लेते हैं कस्टमर के। तो भाई ऐसे केसेस में अब कस्टमर के पास 3-4 ऑप्शन बचते हैं। पहले तो वो सर्विस सेंटर जाए, वहाँ से गाड़ी बन जाए तो वेल एंड गुड। वहाँ से गाड़ी नहीं बन रही है तो कंपनी को डायरेक्ट ईमेल करे या डायरेक्ट उनके कस्टमर केयर पे बात करे। वहाँ पे अगर गाड़ी बन जा रही है तो भी सही है, वहाँ से भी नहीं बन रही है तो तीसरा ऑप्शन है कि कस्टमर सोशल मीडिया पर आता है, ट्वीट करता है, फेसबुक, यूट्यूब जो भी है, ताकि कंपनी के ऑफिशियल्स पर प्रेशर पड़े और वो एटलीस्ट अपने बेइज्जती के डर से इस रेजोल्यूशन दें। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में आदमी को लगभग 5-6 महीने लग जाते हैं और उन 5-6 महीनों में वो एकदम से डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि भाई उसके काम का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है जो हर महीने वो पे कर रहा है ईएमआई के तौर पर। साथ में दुनिया भर की टेंशन हो जाती है, इससे भी कोई हेल्प नहीं हो रही है, कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कस्टमर के पास लास्ट ऑप्शन बचता है लीगली जाना। लीगल जाने का मतलब आप इंडिया में समझ ही रहे हैं, तो एक अलग जंग लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी लीगल जाने के लिए। और हमें पता होता है कि हम जंग किससे लड़ने जा रहे हैं। एक 12 लाख की गाड़ी खरीदने वाले, वो भी ईएमआई पर, सामने उसके $1 बिलियन कंपनी, तो भाई वहीं पसीने छूट जाते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाती हैं ये आप अभी तक समझ चुके होंगे। वो चाहे किसी एक पर्सन के साथ हो या 10 पर्सन के साथ हो, प्रॉब्लम तो उतना ही फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं भाई कि इंडिया में लीगल केसेस ही नहीं होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। जिनके पास टाइम होता है, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पावर होता है, वो ज़रूर लीगल जाते हैं, लड़ते हैं और जीतने वाले जीतते भी हैं। जिसका रिसेंट में अभी एक एग्जांपल मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। भाई ने इंडिवर शायद 2015 या 16 में लिया था और शुरू से उनके इंजन में प्रॉब्लम आ रही थी या कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार गाड़ी ब्रेक डाउन हो जा रही थी। वहाँ पे उन्होंने लीगल केस लड़ा और अब जाके 2023 में उसका रेजोल्यूशन मिला या फैसला आया, उनकी पूरे गाड़ी का पैसा वापस हुआ या जो भी एक्स्ट्रा उनको जो मिला था। लेकिन आप समझ सकते हैं ये 7 साल, 6 से 7 साल लग गए उनको ये प्रूव करने में कि हम सही थे या कंपनी की गलती थी। लेकिन रेजोल्यूशन मिला एट वॉट कॉस्ट, 7 से 8 साल वेट करने के बाद। यहाँ पर भाई जो मिडिल क्लास आदमी 12-13 लाख रुपए की गाड़ी खरीदेगा, उसकी तो 5-7 साल में ईएमआई पूरी हो जाती है और गाड़ी फ्री हो जाती है। अब ये इतना कंसर्निंग इशू इसलिए है क्योंकि अब हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर हैं और करीब हर महीने में 4 से 4.5 लाख गाड़ियाँ बेचते हैं। और मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि लिमिटेड नंबर्स के साथ ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला इशू आता ही आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई कि कोई भी कंपनी से लड़ना नहीं चाहता है, सब के सब परेशान रहते हैं। भाई अब आपने प्रॉब्लम समझ ली अच्छे से और प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो भी समझ ली अच्छे से। अब इस बात करते हैं इसके रेजोल्यूशन के बारे में। तो भाई इसका 2 रेजोल्यूशन हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। पहला, किसी भी डीलरशिप या सर्विस सेंटर की वजह से किसी कस्टमर को प्रॉब्लम होती है या वो कस्टमर बार बार जा रहा है, कंप्लेन रेज कर रहा है, ईमेल कर रहा है बार बार, तो चीज़ें कंपनी को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। बाकायदा उनको समझा कर, सर्विस सेंटर को या डांट फटकार कर, जो भी कह सकते हैं आप, वहाँ पे वो केस अपने अंडर ले लेना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं गाड़ी में। कोई ऑफिशियल आना चाहिए, देखना चाहिए गाड़ी को और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कस्टमर को रेजोल्यूशन देना चाहिए। ये तो रहा पहला सोल्यूशन और ये तो कंपनी के गुडविल से है। अगर कंपनी अच्छा चाहेगी तो कस्टमर के साथ अच्छा होगा। दूसरा रेजोल्यूशन क्या है, इसका एक प्रॉपर अलग कानून बनाया जाए। हालांकि हमारे यहाँ कंज्यूमर कोर्ट है, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट के पास सिर्फ यही केसेस तो आते नहीं हैं, बाकी बहुत सारे केसेस होते हैं। मैं बात कर रहा कुछ ऐसे लॉ की जिसमें सिर्फ ऑटोमोबाइल उसके अंदर आता हो, क्योंकि भाई पहली चीज़ ये जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। कोई 10-12 हज़ार की चीज़ तो है नहीं, कोई प्रोडक्ट छोटा सा। इसके अलावा लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी बन जाती हैं गाड़ियाँ। लॉ की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ लेमन लॉ की।
बहुत सारे लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, तो उनको मैं बता दूं ये लॉ कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में है। अब यहाँ पर लेमन का क्या मतलब है, डिफेक्टिव। जो भी गाड़ियाँ डिफेक्टिव होती हैं या उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको लेमन कार बोला जाता है। वैसे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स सभी गाड़ियों में होती हैं, लेकिन सबको लेमन नहीं बोला जा सकता है। लेमन उन पर्टिकुलर गाड़ियों को बोलते हैं जिनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो रिपेयर होने से नहीं सही हो रही है या एक ही प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है। ऐसी गाड़ियों को लेमन कार बोल दिया जाता है। यह लॉ सबसे पहले अमेरिका के कनेक्टिकट में 1982 में सबसे पहले बनाया गया था। हुआ क्या था कि वहाँ के एक पर्सन ने $7-8 की एक कार खरीदी थी। अब नई कार खरीदने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। वो बार बार सर्विस सेंटर पर लेके गया, लेकिन वहाँ से रेजोल्यूशन नहीं मिला। अब उस पर्सन ने कार को रिप्लेस करने की मांग की, लेकिन वहाँ का जो लॉ था कनेक्टिकट का या अमेरिका का, उसमें कई सारे लूप होल्स थे। इसकी वजह से कंपनी वालों ने उसको साफ मना कर दिया और भगा दिया। लेकिन वहाँ के लोकल्स ने उस पर्टिकुलर आदमी की प्रॉब्लम को समझा और इस केस पर प्रोटेस्ट किया उन्होंने, जिसके बाद कुछ अथॉरिटीज़ ने इस केस को अपने हाथ में लिया, केस को प्रॉपर समझा और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद फिर लेमन लॉ बना। अब लेमन लॉ में बेसिकली होता क्या है कि आप जब भी नई कार कंपनी से ख़रीद रहे हैं तो कंपनी वाले एक पर्टिकुलर कुछ टाइम देते हैं या एक नंबर ऑफ किलोमीटर देते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में या इतने किलोमीटर के अंदर आपके गाड़ी में अगर बार बार एक ही प्रॉब्लम रिपीट हो रही है तो या तो वो गाड़ी एक्सचेंज करेंगे, उस गाड़ी के बदले नई गाड़ी देंगे, या फिर आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे। प्लस आपको कंपनसेट भी करेंगे। आपने जो दिक्कतें झेली होंगी उतने टाइम में उसका आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। अब ये किलोमीटर और टाइम कंपनी टू कंपनी और कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अब इस लॉ के बारे में सुनने के बाद अंदर से कितना अच्छा लग रहा है, मतलब सोचिए कितनी जल्दी रेजोल्यूशन मिल जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये लॉ सिर्फ बड़े बड़े कंट्रीज़ में ही है। मैं बता दूं आपको कि सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, इन सब जैसे छोटे छोटे कंट्रीज़ में भी ये लॉ है। मैं मान रहा हूँ कि भाई अभी तक हमारे यहाँ ये लॉ नहीं है या नहीं था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हम 4 लाख गाड़ियाँ महीने में बेच रहे हैं। वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक हैं और लगातार गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं, गाड़ियों पर टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक लॉ बना के ऐसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पे लाखों बड़े बड़े केसेस पड़े रहते हैं जिनका रेजोल्यूशन सालों तक नहीं मिलता है, कोर्ट में पड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ से इतना ज़्यादा पैसा जाता है सरकार को, सरकार का दबा के फ़ायदा हो रहा है, गाड़ियाँ बराबर बिक रही हैं, प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। तो ऐसे में सबको रेजोल्यूशन मिले, इसके लिए कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इस इशू पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने सारी चीज़ें सुन ली शुरू से अंत तक। कस्टमर क्या झेलता है, क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, बाहर के देश में कैसा लॉ चल रहा है, और ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा।